जय हिंद दोस्तों। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि गोलीय दर्पण क्या होता है, और फिर गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ हमने महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी कल हम लोगों ने पढ़ी थी जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड थी। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो पहले के बारे में मैंने कहा था कि पहला होता है आपका अवतल दर्पण, और दूसरे के बारे में मैंने कहा था कि ये होता है उत्तल दर्पण। पहला मैंने बताया था आपको कि पहला होता है अवतल दर्पण, और दूसरे के बारे में मैंने कहा था ये होता है उत्तल दर्पण। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। तो याद करिए, तो पिछली क्लास में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जो दर्पण होता है वो किसी ना किसी एक खोखले गोले का भाग होता है। तो कल मैंने आपको बताया था कि यदि हम दर्पण को कुछ इस प्रकार से दो भागों में कट कर दें, इस तरीके से दो भागों में कट कर दें, तो मैंने कहा था कि यहाँ से दो दर्पण निकल करके आएंगे, इनमें से एक बनेगा उत्तल और एक बनेगा अवतल। कल मैंने आपसे कहा था कि इसके हम किस भाग पर, इसके देखिए दो पृष्ठ हैं, एक ये अंदर है और एक ये बाहर है। इस वाले का ये अंदर वाला पृष्ठ हो गया और इस वाले का ये बाहर वाला पृष्ठ हो गया। तो अब यहाँ से कौन सा उत्तल होगा कौन सा अवतल होगा, यह पता तब चलेगा जब हम इनके किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दें। जैसे यदि मैंने इसके इस बाहर वाले पृष्ठ पर इस प्रकार से पॉलिश कर दी, यदि बाहर वाले पृष्ठ पर पॉलिश कर दी तो ये जो अंदर वाला भाग है ये चिकना हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। और यदि मैंने इसके अंदर वाले भाग पर इस प्रकार से पॉलिश कर दी तो फिर इसका जो बाहरी वाला भाग है, जो उठा हुआ भाग है, जो उभरा हुआ भाग है, ये चिकना हो जाएगा। समझ रहे हैं? यदि हम इसी खोखले गोले को दो भागों में कट कर लें और कट करने के बाद इसके बाहर वाले अर्थात उठे हुए अर्थात उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दें तो ये जो इसका अंदर वाला पृष्ठ होगा ये चिकना होगा। और ठीक उसी प्रकार से यदि हम इस वाले में बात करें और इसके अंदर वाले भाग पर हम पॉलिश कर दें तो इसका ये जो अंदर वाला भाग है इसे हम लोग कहेंगे धंसा हुआ भाग या अवतल भाग। तो अगर इसके अंदर वाले भाग पर इस प्रकार से पॉलिश कर दी जाए और बाहर वाला भाग चिकना हो जाए तो यह बन जाता है आपका उत्तल दर्पण, और यदि बाहर वाले भाग पर पॉलिश करके अंदर वाले भाग को चिकना बना दिया जाए तो यह बन जाता है आपका अवतल दर्पण। समझ रहे हैं? तो आइए यहीं से हम लोग समझते हैं परिभाषा के माध्यम से कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है क्या। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाएंगे पहले के बारे में, और वो हेडिंग आपकी होगी अवतल दर्पण। और खूब गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर ये अवतल दर्पण है क्या, क्योंकि इस प्रश्नावली में अवतल दर्पण से सर्वाधिक क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। अवतल दर्पण में किस वस्तु को कहां पर रखा जाए कि प्रतिबिंब कहां पर बने, तो सर्वाधिक अवतल दर्पण से ही प्रश्न उठाए जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करिए कि आपको अवतल दर्पण अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए फिगर के माध्यम से, ये खोखला गोलीय कांच का एक भाग है। यदि हम इसके बाहर वाले भाग पर इस प्रकार से पॉलिश कर दें, बाहर वाले भाग पर पॉलिश कर देने के बाद ये जो अंदर वाला भाग है ये आपका चिकना भाग हो जाएगा। अर्थात यदि इसको हम कहें यहां पर ये दर्पण का ध्रुव P है और यहां पर कहें वक्रता केंद्र C है, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है इसे हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। मैंने आप लोगों को कल बताया था पिछली क्लास में। तो यदि
इसके बाहर वाले भाग पर पॉलिश कर देने के बाद जो प्रकाश का परावर्तन हो, बाहर वाले भाग पर पॉलिश कर देने के बाद प्रकाश की किरण इसे पार करके निकल नहीं पाएगी, और जो प्रकाश की किरण इसे पार करके बाहर निकल नहीं पाएगी तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश का परावर्तन ही होगा। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। बाहर वाले भाग पर अर्थात उठे हुए भाग पर, उभरे हुए भाग पर यदि हम पॉलिश कर दें और प्रकाश की किरणें आए और टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन इस आंतरिक पृष्ठ से हो अर्थात धंसे हुए पृष्ठ से हो, अवतल पृष्ठ से हो, तो इस दर्पण को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। समझ रहे हैं? मान लीजिए कि इस प्रकार से ये किरणें आई और इस तरह से परावर्तन करके वापस लौट गई। इधर से आ रही है, इधर को जा रही है, इधर से आ रही है किरण और इधर को जा रही है। तो हमने देखा कि जो प्रकाश का परावर्तन हुआ वो किस भाग से हुआ? अवतल वाले भाग से हुआ, धंसे वाले भाग से हुआ। इसलिए इस दर्पण को हम लोग कहेंगे कि यह दर्पण आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। गोलीय दर्पण का यह एक भाग है। यदि इसके उठे हुए अर्थात उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दें और प्रकाश का परावर्तन धंसे हुए भाग से अर्थात अवतल वाले भाग से हो तो इस प्रकार से बने दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। आइए हम लोग परिभाषा लिखते हैं। अवतल दर्पण क्या है? तो आप कहेंगे कि यदि गोलीय कांच के, यदि गोलीय खोखले या खोखले गोलीय कांच के, एक मिनट, यदि खोखले गोलीय कांच के, गोलीय कांच के उभरे हुए भाग पर, उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए और प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का परावर्तन धंसे भाग से या अवतल भाग से हो तो इस प्रकार के दर्पण को, इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। समझ में आई बात? यदि हम इस चित्र को आप समझिए, ये गोलीय कांच का भाग था, हमने इसके बाहर वाले पृष्ठ पर क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। तो जो इसका अंदर वाला भाग था वो चिकना हो गया। जब प्रकाश की किरण आएगी और इस चिकने वाले भाग से टकराएगी तो उसको बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि उधर हमने पॉलिश कर रखी है। तो वो वापस इधर ही आने की कोशिश करेगी और इसका परावर्तन जो हो रहा है ये इसके अंदर वाले भाग से हो रहा है, चिकने वाले भाग से हो रहा है, जो अंदर वाला भाग है। तो अंदर वाले भाग से हो रहा है प्रकाश का परावर्तन, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे कि ये अवतल दर्पण है। और ये रही आपकी पूरी परिभाषा। आप लोग इसे खूब अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब देखिए जो दूसरा दर्पण है वो आपका है उत्तल दर्पण। देखिए यह कुछ इस प्रकार से होगा। अब यहां पर क्या करेंगे? हम इसके धंसे वाले भाग पर इस प्रकार से पॉलिश कर देंगे। यहां पर मान लीजिए ये इसका P है अर्थात पोल, दर्पण का ध्रुव, और यहां पर कहीं C होगा। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या कहेगी? यह भी एक खोखले गोलीय कांच का भाग है। तो कहा गया कि यदि किसी खोखले गोलीय कांच के धंसे हुए वाले भाग पर पॉलिश कर दी जाए और प्रकाश का परावर्तन इस उभरे वाले तल से हो तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग कहते हैं
उत्तल दर्पण। समझ रहे हैं ना? इससे पहले वाले में हमने क्या कहा था कि इसके बाहरी वाले भाग पर अर्थात उठे हुए वाले भाग पर हमने पॉलिश की थी, जो आपका अवतल दर्पण था, और प्रकाश का परावर्तन हो रहा था अंदर वाले भाग से अर्थात धंसे वाले भाग से। अब उत्तल दर्पण में हम क्या कह रहे हैं कि यदि इसके धंसे हुए वाले भाग पर पॉलिश कर दी जाए और प्रकाश का परावर्तन जो हो वो कहाँ से हो, तो कहेंगे प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए वाले भाग से, उत्तल वाले भाग से, उठे हुए वाले भाग से होता है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। जैसे ये देखिए, ये प्रकाश की किरणें आई, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं और ये परावर्तन करके इस प्रकार से कुछ वापस लौट रही हैं। ये परावर्तन करके इस प्रकार से वापस लौट रही हैं। इस प्रकार से ये वापस जा रही हैं। तो ये प्रकाश का परावर्तन इसमें किस वाले पृष्ठ से हुआ, तो आप कहेंगे प्रकाश का परावर्तन इस वाले दर्पण में उठे हुए वाले भाग से हो रहा है, उभरे हुए भाग से हो रहा है। तो इसलिए इस दर्पण को हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। तो इसकी परिभाषा जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे कि जब किसी खोखले गोलीय कांच के धंसे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाती है, और प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से हो, तो वह उत्तल दर्पण होता है। कैसा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। फिर से एक बार मेरे साथ, जब किसी खोखले गोलीय कांच के धंसे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाती है और प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से हो, तो वह उत्तल दर्पण होता है। ये आपके सामने चित्र बना हुआ है उत्तल दर्पण का। इसके हमने धंसे हुए भाग पर पॉलिश की और प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से अर्थात उत्तल वाले भाग से हो रहा है, इसलिए यह दर्पण कहलाएगा उत्तल दर्पण। समझ में आई बात? उम्मीद है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आपको समझ में आ गया होगा। अब जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि ये जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है, इनके माध्यम से प्रतिबिंबों की स्थिति क्या होती है, मतलब कहाँ पर किसी वस्तु को, कहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को, कहाँ पर किसी बिंब को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जा करके उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ लीजिएगा, और ये जो परिभाषाएं लिखी हैं आप इन्हें याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू क्लास।